जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की चारों सीटें हासिल करने की मुकम्मल कोशिश की, लेकिन आखिरी मरहले पर कुछ लोगों ने धोखा दिया। अगरचे 3-1 पर किसी को ज्यादा शिकायत नहीं होनी चाहिए। मौसूफ ने आज इन बातों का इजहार मीडिया नुमाइंदों से बात करने के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला ने उन तमाम अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में अपने वोट डाले। उन्होंने मजीद कहा कि रुकन असेंबली हंदवाड़ा अब प्रोफेसर की तरह सोशल मीडिया पर वोटों का हिसाब किताब समझा रहे हैं, लेकिन असल हकीकत हम जानते हैं। 3-1 से किसी को शिकायत होनी नहीं चाहिए। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहाँ जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला। जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया उसके लिए अफसोस है, लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो है हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाया नहीं हुआ। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रील निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। लेकिन जिन लोगों ने चोरी छुपे बीजेपी की मदद की, उनको अब हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आके कहें कि हाँ जी हमने या तो बीजेपी के हक में वोट डाला या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमने अपने वोट को जो है खराब किया। हर चीज के लिए हमारे उम्मीदवार जो है राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, न सिर्फ स्टेटहुड। जो असेंबली में हमने रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का, उसका भी जिक्र होगा। बाकी जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं उनका भी जिक्र होगा। 3-1 से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा इंतखाबात में पार्टी की शानदार कामयाबी को अवाम की फतह करार देते हुए कहा है कि तंजीमी इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की असल ताकत है, जिसकी बदौलत ये कामयाबी मुमकिन हो पाई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी हेडक्वार्टर पर राज्यसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले लीडरान चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और सरदार शमी ओबरॉय के एजाज में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। मौसूफ ने मजीद कहा कि बीजेपी ने चौथी सीट पर हमारे साथ डील करने के लिए हमसे राबिता तो किया था, लेकिन हमने उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असेंबली सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर राज्यसभा इंतखाबात के दौरान बीजेपी की हिमायत करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ मुहिम शुरू करेगी। मौसूफ ने कहा कि मौजूदा रिजर्वेशन ढांचा भर्ती और तालीम में मेरिट को कमज़ोर कर रहा है, इसलिए हम इस सिस्टम के खिलाफ अवामी रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू कर रहे हैं। अगर एहतजाज या भूख हड़ताल की ज़रूरत आन पड़ती है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। सज्जाद गनी लोन ने मजीद कहा कि इन 2 या 3 इजाफी वोटों में उम्मीदवार नंबर 4 के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर क्रॉस वोटिंग ना होती तो वो भी हार जाता और तमाम क्रॉस वोटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अरकान ने बराह रास्त अपने वोट बीजेपी को तोहफे में दिए। दरअसल कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव के जनरल सेक्रेटरी जी एम मीर ने शेरबीन से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा इंतखाबात के लिए जिस कदर संजीदा होना चाहिए था वो नहीं थी। उनके बकौल लोगों का भारी मैंडेट हासिल करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को गुज़श्ता 1 साल के दौरान हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर लोगों के जायज़ मफादात के लिए जो रुख इख्तियार करना चाहिए था वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। खुशी की बात है कि कई सालों के बाद में ये जम्मू कश्मीर को वापस राज्यसभा सीटें फिलअप करने का मौका मिला, क्योंकि पिछले 5-6 साल से अपर हाउस में जम्मू कश्मीर की कोई नुमाइंदगी थी नहीं। तो इसलिए एक बर वक्त चुनाव होना और ये सीटें फिलअप करना और दिल्ली के पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ पहुंचना, ये पहली ज़रूरत थी। फिर दूसरी बात, जिस तरह से नोटिफिकेशन आया और
جو سامنے کمبینیشن ہے اس میں تو جو جانتے ہیں راجیہ سبھا کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ 3 سیٹیں تو کوائٹ کلیئر ہیں، مگر چوتھی سیٹ پر جو املگمیشن آف سو مینی تھاٹس ملا کر کے اس سیٹ کو تھرو کرنے کی بات تھی، وہ اس کی سینسٹیوٹی تھی، وہی اس کا رسک پورشن بھی تھا۔ آپ کو جانکاری ہوگی کہ جب کانگریس نے ایک سیٹ کی کلیم کری تھی سیف سیٹ کی، پہلے انیشل سٹیج میں ہاں کیا گیا اور بعد میں کرتے کرتے ہمیں جب چوتھی سیٹ آفر کی گئی تو ہمیں اس سینسٹیوٹی پر پوری نظر تھی، ہماری کیلکولیشن تھی، اس لیے ہم نے کہا ہم چوتھی سیٹ میں خالی نام ماتر کے لیے نہیں جائیں گے، اس کو آرگنائز کرنا بڑا ٹپیکل ہے کیونکہ اس میں بہت سارے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، ایک ایک ممبر والی پارٹیاں، انڈیپینڈنٹس اور کئی سارے سوچ اس میں اکٹھے ہونے کے بعد ہی اس سیٹ کو 30 سکور پورا ہوتا تھا۔ تو ہم نے کولیشن پارٹنر کو یہی کہا تھا کہ چونکہ آپ حکمران ہو، آپ چیف منسٹر ہو، آپ ان انڈیویجولز کو آرگنائز کر سکتے ہو، ان کی چھوٹی چھوٹی ایشوز ہوتے ہیں اس دن پر وہ رکھ سکتے ہیں اور آپ ان کو آرگنائز کر سکتے ہو۔ کانگریس کو اگر آپ کو دینا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں دے دیجئے سو دیٹ ایک سیفلی ممبر آگے جا سکے۔ خیر وہ ایپیسوڈ چلا گیا، جس طرح سے کل پولنگ ہوئی اور جو ایٹماسفیئر تھا، جو فیلنگ تھی، وہ فیلنگ یہ تھی کہ چاروں سیٹیں یہ نان بی جے پی پلیٹ فارم پر جائیں گے، مگر جب کاؤنٹنگ آتے آتے جو پتا چلا، پہلے ہی کاؤنٹنگ پولنگ کے درمیان ہی ایک معراج ملک کا ووٹ نہیں آیا کیونکہ اس نے کہا مجھے کسی نے اپروچ ہی نہیں کیا، دیئر فور ایبسٹین کیا، اور ایک ممبر کا اس میں کھلے عام غلطی سے اس نے ووٹ کیا ہے، جو طریقہ تھا اس کے عوض اس نے سگنیچر مارا، تو سگنیچر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ووٹ ریجیکٹ ہو گیا، اور وہ 2 ووٹ ویسٹیج ہونے کے بعد میں سیٹ سیدھی دکھ رہی تھی یہ نزدیک نیک ٹو نیک آئے گی۔ بی جے پی کے پاس اپنے 28 ہی تھے اور اس کے بعد 2 ووٹ ادھر خراب ہونا، بعد میں جب کاؤنٹنگ میں پتا چلا اور بھی 2-3 لوگوں نے جو بھی حرکت کی ہے، جہاں ان کو ووٹ کرنا چاہیے تھا، جو کمٹمنٹ تھی وہ وہاں پر نہ کر کے اپوزٹ سائڈ پر کیا ہے، جس کی وجہ سے بی جے پی کھاتے میں ان کے ایکسپیکٹیشن سے 4 ووٹ زیادہ گئے۔ 4 ووٹ راجیہ سبھا میں بہت معنی رکھتا ہے، وہ اگلے کینڈیڈیٹ کے لیے، حریف کے لیے 8 ووٹوں کے برابر ہے وہ لوڈ، تو اس لیے وہ سیٹ وہیں چلی گئی جہاں اس کے بارے میں سوچا ہی جاتا تھا۔ بٹ ان ٹوٹلٹی میں یہ کہوں گا کہ رولنگ پارٹی کو جتنا سنجیدگی کے ساتھ میں اس چوتھی سیٹ کے لیے ووٹ آرگنائز کرنا تھا، انشور کرنا تھا، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں کمی رہی۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈران بشمول عمر عبداللہ صاحب بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جو سیکولر فورسز ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور ہاتھ ملائیں گے ان کے ساتھ، تاکہ جو بھی کوئی ایسا فورم ہے، چاہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، وہاں پر ایسے لوگوں کی نمائندگی ہو کہ جو سیکولر فورسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بٹ ڈو یو بلیو دے آر واکنگ دا ٹاک؟ میرے خیال سے آج کے اس چناؤ نے پھر ایک بار ثابت کیا تھا جو سپرٹ 2024 کے اسمبلی چناؤ کے درمیان جموں کشمیر کے عوام نے دکھایا، ورنہ یہ کلیئر کٹ بات ہے جن پارٹیوں کو جو سکور ملا شاید وہ اس قابل نہیں تھے، یا جو انڈیویجول جیت کے آئے وہ بھی شاید اتنے کیپیبل نہیں تھے، مگر جموں کشمیر کے عوام نے اس وقت بی جے پی کو دور رکھ کر سیکولر طاقتوں کو ووٹ دیا ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد تھا اسٹیٹ کو واپس بحال کیا جائے، ایک مضبوطی کے ساتھ دیا۔ تو مگر ایک سال گزرنے کے درمیان جو پہل ہونی چاہیے تھی، جن کو میجارٹی ملی، جو آن دی ہیلم آف افیئرس ہے، جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، ان کی طرف سے جو پہل ہونی چاہیے تھی کہ لائک مائنڈڈ سیکولر پارٹیز کو آن بورڈ لے کر اس اکیلے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں سے لے کر دلی تک جو آواز بڑھنی چاہیے تھی، مجھے لگا کہیں نہ کہیں اس میں کوتاہی رہی۔ یہ تھے کانگریس کے سینئر لیڈر اور پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کی جنرل سیکرٹری جی اے میر۔ ادھر بڑگام اور نگروٹے اسمبلی حلقوں میں ضمنی چناؤ کے لیے سیاسی سرگرمیاں دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ بڑگام اسمبلی حلقے میں کل 20 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے تھے، جن میں سے 3 کے کاغذات رد کیے گئے، لہٰذا اب 17 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ غورطلب ہے کہ بڑگام اسمبلی سیٹ پر آغا خاندان کا دبدبہ برسوں سے قائم رہا ہے، البتہ اب کی بار اسی خاندان کے 3 افراد 3 مختلف جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس سیٹ کے لیے ہونے والے انتخاب
ये वाजे करेगा कि जीत इन 3 में से किसी की होगी या फिर आजाद उम्मीदवारों में से सबसे मजबूत तस्वुर किए जाने वाले उम्मीदवार की। एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। जम्मू कश्मीर में बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों पर होने वाले जिमनी इंतखाबात के पेश नजर सियासी सरगर्मी में रोज बरोज तेजी देखने को मिल रही है। वही हल्का बड़गाम में इंतखाबी मुहिम अपने जोरों पर है, जहां पर 17 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं और इस सीट पर ज्यादा तवज्जो इसलिए है क्योंकि एक तरफ वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मज़कूरा हल्के से इस्तीफा दे दिया, वही दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, जो कि 3 मरतबा मज़कूरा हल्के से नुमाइंदगी करने में कामयाब हुए हैं, को पार्टी के साथ सख्त नाराजगी की वजह से ये हल्का काफी सुर्खी में रहा। अगरचे हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़गाम सीट पर सख्त मुकाबले का सामना है क्योंकि इसके मेंबर पार्लियामेंट जिन्हें हल्के में काफी हिमायत हासिल है, जबकि रिजर्वेशन पॉलिसी पर पार्टी हाईकमान के साथ अपने मसाइल की वजह से नाराज है। इधर पहले रिटर्निंग ऑफिसर को कुल 20 उम्मीदवारों के कागजात मौसूल हुए थे, जिनमें जांच पड़ताल के दौरान 3 फार्म मुस्तरद हुए। वही अगरचे 24 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी, ताम किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया और इस तरह इंतखाबी हल्का बड़गाम से 17 उम्मीदवार मैदान में है। हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, अपनी पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों को नामजद करके इंतखाबी मैदान को खासा गर्म कर दिया है। काबिल जिक्र बात है कि इस बार मुकाबला इंतहाई काफी दिलचस्प होने का इम्कान है क्योंकि आगा सईद महमूद और पीडीपी के आगा सईद मुंतजिर यानी चचा और भतीजा एक दूसरे के खिलाफ मैदान में, जिससे ये इंतखाबी जंग पूरे हल्के की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तजुर्बाकार सियासतदान आगा सईद महमूद को अपना उम्मीदवार नामजद किया है और इनका मुकाबला पीडीपी के नौजवान उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर से है। अगर माजी की बात करें तो आगा महमूद एक तजुर्बाकार रहनुमा है, वो 2 बार एमएलए और 1 बार एमएलसी रह चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत में वजीर के तौर पर भी खदमात अंजाम दी है। वही आगा महमूद का मानना है कि 1977 से लगातार हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं हारी और उन्हें उम्मीद है कि लोग एक बार फिर इन पर और पार्टी पर भरोसा करेंगे। वही इनकी नामजदगी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़गाम में अपने रवायती वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर मुकाबला खासा दिलचस्प होने का इम्कान है। दूसरी तरफ पीडीपी के आगा सईद मुंतजिर मेहदी है और उन्होंने गुज़श्ता साल के इंतखाबात में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मुकाबला किया और 17,500 वोट हासिल किए थे और ये मुकाबला आगा मुंतजिर के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। वाज़ेह है इस मुकाबले में सिर्फ चचा भतीजा ही नहीं बल्कि कई दीगर जमात के उम्मीदवार भी मैदान में है, जिनमें बीजेपी के आगा सईद मोहसिन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के नजीर अहमद खान, अपनी पार्टी के मुख्तार अहमद डार, आम आदमी पार्टी के दीबा खान, संपूर्ण भारत पार्टी के बाबर शेर, नेशनल पैंथर्स पार्टी के फारूक अहमद, नेशनल लोकतंत्र पार्टी के शबीर गनाई और कई आजाद उम्मीदवार जिनमें मुंतजिर मोहिदीन, जिब्रान डार, मोहम्मद मकबूल भट्ट, मोहम्मद समीर भट्ट, अदित्य शर्मा, मुश्ताक अहमद भट्ट और मंजूर अहमद गनाई इंतखाबी मैदान में जोश खरोश के साथ नजर आ रहे हैं। मज़कूरा उम्मीदवार हल्के में जलसे और इंतखाबी रैलियों का इनेकाद करके आवाम से खिताब कर रहे हैं और अपना अपना मंशूर आवाम तक पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आते हैं। ताम बताया जा रहा है कि हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान जबरदस्त मुकाबला मुतवक्का किया जा रहा है। ऐसे में कौन सा उम्मीदवार बाजी मारेगा, ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। बड़गाम से यूनुस पर्रे की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने अपने ताज़ा बयान में राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए गए क्रॉस वोटिंग के इल्ज़ाम पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि पार्टी को इस सिलसिले में सारी मालूमात अवाम के सामने रखनी चाहिए, चूंकि यह पार्टी का कोई निजी मामला नहीं है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पाईदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन बांडीपुरा जिले के कई इलाकों में लोग बंदरों की हड़बोंग के बाइस आजिज आ चुके हैं। बताया जाता है कि बंदरों ने लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुहाल कर दिया है। इस सिलसिले में बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस का कहना है कि इन दिनों आयत मोला इलाके में बंदर हद दर्जा सरगर्म पाए जा रहे हैं और ये कि बंदर न सिर्फ लोगों पर हमलावर हो रहे हैं बल्कि खेत खलियानों और बागात का सफाया भी कर रहे हैं। तफसीलात के साथ खुद अंजुम फिरदौस। जिला बांडीपुरा के आयतपुरा इलाके में बंदरों की बढ़ती हुई सरगर्मियों ने मकामी आबादी की जिंदगी अजीरन बना दी है।
गुज़श्ता कई हफ्तों से गाँव में बंदरों के झुंड ने इस कदर दहशत फैला रखी है कि लोग घरों से निकलने से डरने लगे हैं। दिन के वक्त बंदरों के टोले सड़कों, गलियों और घरों के आसपास मंडलाते रहते हैं, जिसके सबब खवातीन और बच्चे सख्त खौफजदा हैं। मकामी लोगों के मुताबिक बंदर घरों की छतों, सहनों और यहाँ तक कि बावर्ची खानों में दाखिल हो जाते हैं। वो खाने पीने की चीजें उठाकर ले जाते हैं, बर्तन तोड़ देते हैं और अनाज के थैले फाड़कर बिखेर देते हैं। कई मौके पर बंदरों ने बच्चों के हाथों से खाने की चीजें छीन ली, जिससे बाज बच्चे जख्मी भी हुए हैं। खवातीन का कहना है कि बंदरों के खौफ से वो दिन के वक्त दरवाजे और खिड़कियां बंद रखती हैं, लेकिन बंदर छतों के रास्ते अंदर दाखिल हो जाते हैं। इलाके के जमींदारों के मुताबिक बंदरों ने उनकी मेहनत से उगाई गई फसलों और मेवा बागात को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। बंदर सब्जियों के खेत उजाड़ देते हैं और सेब, नाशपाती, खुबानी जैसे फल दरख्तों से उतार कर जाया कर देते हैं। एक मकामी किसान ने बताया कि हमारी साल भर की मेहनत चंद दिनों में जाया हो गई है। बंदरों ने आधी फसल खत्म कर दी, अब कुछ बचा भी नहीं कि हम मार्केट में बेच सकें। हम माल से तो गए, अब हम अपनी जान बचाने के लिए फिक्रमंद हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने बार बार महकमे वाइल्ड लाइफ के इस मसले से आगाह किया है, मगर महकमे की जानिब से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। एक और मकामी शहरी ने बताया, हमने कई बार दरख्वास्तें दी मगर न कोई टीम आई, न कोई बंदर पकड़ा गया। अब बंदर इतने बेखौफ हो गए हैं कि गाँव के दरमियान खुलेआम घूमते रहते हैं। सूरत हाल अब इस हद तक बिगड़ चुकी है कि कई खानदान अपने घर छोड़कर महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने छोटे बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेज चुके हैं ताकि उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। लोगों का कहना है कि अगर महकमे वाइल्ड लाइफ और जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर बंदरों को काबू करने के इकदाम न किए तो ये मसला मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि फौरी तौर पर माहिर टीमें आयतमुल्ला भेजी जाएं, बंदरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ा जाए और अवाम को इस खौफ और दहशत से निजात दिलाई जाए। अवामी सतह पर यह मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है कि हुकूमत जिला बांडीपोरा के दीगर देहात में भी बंदरों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए मनसूबबद्ध हिकमत अमली अपनाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हालात दोबारा पैदा न हो। इस हवाले से जब हमने वाइल्ड लाइफ वार्डन सुहेल अहमद से बात की तो उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल कुछ यूं जाहिर किया। बांडीपोरा में कई इलाकों से, एक ही जगह से नहीं, कई इलाकों से ये आ रही है, खासकर चित्रनार एरिया जो है और उसके अराउंड जो इलाके हैं वहाँ पर काफी शिकायत है। लेकिन इसमें जो ज्यादातर हम कर सकते हैं वो ये है कि वी कैन यूज क्रैकर्स और साउंड गन्स जो हमने एम्प्लॉय किए हैं जगह जगह, लेकिन ये इतनी तादाद में है कि इनको प्रैक्टिकली शिफ्ट करना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो इसलिए ये जो इसमें जो एहतियात करना है लोगों को वो ये है कि जो वो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है जो वेस्ट का, किचन वेस्ट का, जो किचन वेस्ट डिस्पोज करते हैं लोग तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता, वो बड़ा अट्रैक्टेंट बन जाता है इनके लिए। देखिए इसमें जो पहले होता था ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, हम शकदर रखते थे, उसको कश्मीरी में शकदर बोलते हैं।
وہ واچ اینڈ وارڈ کے لیے جو اپنی جو آرچرڈس ہیں یا ویجیٹیبل گارڈنس ہیں ان کے واچ اینڈ وارڈ کے لیے ہم اس سیزن میں جب ہماری رائپننگ ہوتی تھی تو وہاں پر ہم ان کو رکھتے تھے تاکہ وہ ان کو اسکیئر کرے، 3 بجاتے تھے. وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ ختم ہو گیا اب، تو اس کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا اس سیزن میں جب آپ کا رائپننگ ہوتی ہے یا سیڈ سوئنگ ہوتی ہے جس کو نکالتے ہیں، اور ان کو شفٹ کرنا بھی، کیپچر کرنا ایک ساتھ 300-400 ہوتے ہیں، ان کو کیپچر کرنا بھی اس میں ناممکن سی بات ہے کہ یہ جو بندر ہیں، یہ منکی جو ریسس مکاک، یہ وائلڈ لائف شیڈول سے بھی باہر ہے، شیڈول میں نہیں رہا ہے. سو اٹ از ناٹ اے شیڈولڈ اینیمل. بندروں کو قوانین کے مطابق پکڑنا مشکل ہے، لہذا لوگ احتیاط سے کام لیں. انجم فردوس کی رپورٹ آپ نے سنی. شہربین سنتے رہیے. سنو نا، ہاں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں. تو روکا کس نے ہے؟ ہاں روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں. مجھ سے. تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر. آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے. پر اس سے میرا کیا فائدہ؟ دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ. پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں. بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو: 9018074333. 9018074333. وزیر اعظم ٹی بی نش پاک بھارت مہم عوامی اتواس ٹی بی بیمارن ہند ملکس اندر خاتمچ مہم کے جاری. مہم اندر نقشے مترن ہند ذریعہ ٹی بی بیمارن بہترین تو معیاری غذا بدس تھون شامل. صرف ژاس ہی چھن ٹی بی بیمار ہز علامت. ساس ست بلغم، تھکہ ست خونچ ملمش، گنڈتھی پٹ تاپ، پرت وز سینس دود، گردینی یا نری گنڈن ورم، روتلہ عورت تو وزن کم گھن. ہرگاہ یمو مز اخ علامت آسہ تیل کرو نزدیکی آیوشمان آروگی مرکز یا ڈسٹرکٹ ٹی بی افسر پلوامہ تو شوپینس ست رابطہ. ٹی بی گالیو، زندگی پھانپ لایو. شہربین میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے لیے آن لائن فارم جمع کرانے کی تاریخ میں 3 روز کی توسیع کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں جوائنٹ سیکرٹری امتحانات کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کشمیر ڈویژن، جموں ڈویژن کے سرمائی زون اور ضلع کرگل کے طلبہ اب اپنے فارم 27 سے 29 اکتوبر تک آن لائن جمع کرا سکتے ہیں. فارم جمع کرانے کی فیس 4,230 روپے مقرر کی گئی ہے، البتہ اس میں پریکٹیکل فیس شامل نہیں ہے. بورڈ نے تمام اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مقررہ وقت میں فارم جمع کرانے کو یقینی بنائیں اور طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فارم بھرتے وقت اپنی تفصیلات احتیاط سے چیک کریں. بورڈ نے والدین و طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس آخری موقع سے فائدہ اٹھائیں. مزید معلومات کے لیے طلبہ بورڈ کی سرکاری ویب سائٹ www.jkbose.nic.in پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ادھر شوپیاں سے فیاض وانی کی اطلاع ہے کہ ضلع میجسٹریٹ شوپیاں ششیر گپتا نے جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے سالانہ امتحانات کے دوران امن و قانون کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کی روح سے ضلع کے تمام امتحانی مراکز کے 200 میٹر کے دائرے میں نقل و حرکت پر پابندی عائد رہے گی. یہ پابندیاں 3 نومبر سے امتحانی دنوں میں صبح 10 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک نافذ رہا کریں گی. یاد رہے کہ 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعتوں کے امتحانات بالترتیب 3، 8 اور 19 نومبر سے شروع ہونے جا رہے ہیں. معروف صوفی گلوکار غلام احمد صوفی کی یاد میں کشمیر گلوکار سوسائٹی کی طرف سے 27 اکتوبر سوموار کو ایک تقریب کا اہتمام ٹیگور ہال سری نگر میں کیا جا رہا ہے. یہ تقریب دن کے 12 بجے شروع ہوگی. تقریب کا اہتمام جموں کشمیر کلچر اکیڈمی اور چند دیگر انجمنوں کے باہمی اشتراک سے کیا جا رہا ہے. ادھر کشمیر گلوکار سوسائٹی کی طرف سے ہی 29 اکتوبر کو معروف صوفی شاعر اور بزرگ احمد بٹواری کے سالانہ عرس کے موقع پر احمد نگر بچپورہ سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. دراصل لنگیٹ ہندواڑہ میں 2018 میں محکمہ R&B کی جانب سے تلواری حاجن سڑک کی تعمیر کے لیے حاصل کی گئی اراضی کے مالکان آج تک سرکاری معاوضے کے منتظر ہیں. متاثرہ زمین مالکان کا کہنا ہے کہ وہ محکمے نے 8 سال گزرنے کے باوجود ادائیگی نہیں کی، جبکہ منصوبے کے لیے رقم 2018 سے ہی دستیاب رکھی گئی تھی. مالکان اراضی کے مطابق عدالت عالیہ نے 2018 اور 2024 میں 2 بار حکم دیا کہ زمین اور درختوں کے نقصان کا معاوضہ موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ادا کیا جائے، مگر ان احکامات پر عمل نہیں ہوا. محکمہ R&B کے ایگزیکٹو انجینئر نے موقف اختیار کیا ہے کہ زمین قابل استعمال نہیں رہی، تاہم متاثرین نے
इस बात पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें इंसाफ से महरूम रखा गया है। उन्होंने इस मामले में जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा से मुदाखलत की अपील की है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्तव्य खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।